गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मैं पूजा हूँ। आज क्या हुआ क्या है कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये टॉपिक जीके पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आप ये समझिए, अपकमिंग जो भी जुडिशरी आएगी उसके लिए जीके जीएस के साथ साथ पॉलिटी का जो आर्टिकल 3 है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये न्यूज़ में है क्यों, कैसे हुआ, इसको हिस्टोरिकल हिस्ट्री में इसको नाम मिला कैसे, इसका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ में ये न्यूज़ में है हमें पोर्ट ब्लेयर का चोलास के साथ क्या कनेक्शन था वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये सब करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को कब हुआ है चेंज, आप याद रखिए। 13 सितंबर 2024 को अमित शाह जी, जो कि हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम के विजन के अकॉर्डिंग हम चाहते थे हमारा जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स है उससे हमें अलग होना था, इसीलिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके अभी क्या हो गया है, न्यू नेम श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो इन्होंने ट्वीट किया और पूरे नेशन को ये एड्रेस किया, तो चेंज हो गया है। अब देखिए होता क्या है, श्री विजयपुरम, इसका रिलेशन क्या है इन पुराने टाइम में, इसको मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंट था, हिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ें कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए। एक्चुअली देखिए, आप देख रहे होंगे रिसेंट पिछले 5 साल में गवर्नमेंट है ना, हर चीज़ का नेम चेंज करती जा रही है, यूनियन गवर्नमेंट। उसके पीछे उनका क्या विज़न है कि जितना भी हमने, आपको सबको पता है 300 साल तकरीबन गुलाम रहे हैं ब्रिटिशर्स के। तो आप ये देखिए, जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, जो हमारे इम्पोर्टेंट जगहें थी, उन्हीं के ऊपर भी अभी तक कॉलोनियल ईरा के नाम चले जा रहे थे, उनको चेंज करना ज़रूरी था। अब ये वाला आइलैंड देखिए, जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो पोर्ट ब्लेयर, इसके ज़्यादातर आइलैंड सिर्फ इसीलिए यूज़ किए जाते थे, वहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, वहाँ पर सेल्यूलर, जो आपने सुना होगा ना, काला पानी की जेल, फेमस काला पानी की जेल, वो वहीं पे थी। ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे कन्विक्ट करके रखा जाता था, और हम उन्हीं की लीगेसी को अभी तक चलाए जा रहे हैं। आप सोचिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर नहीं था, जो जिन्होंने ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, 1789 में बंगाल के जो ये जो आर्कब्लेड ब्लेयर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक पर्सन आए थे, उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया था। ठीक है, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सर्वे किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम अभी तक पोर्ट ब्लेयर था। तो आप सोचिए कि इनके जो लीगेसी होंगे, जो इनके बच्चे होंगे, उनको ये आज तक नहीं पता होगा कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने सर्वे किया था, उनके दादा परदादाओं का नाम ऐसी जगह के लिए रखा गया, और हम उसको अभी तक कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स होते हैं। जैसे आप सोचते हैं जब ये नाम चेंज किए जाते हैं तो क्यों चेंज किए जाते हैं, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए किए जाते हैं कि हमको कॉलोनियल ईरा से निकलना होगा, एक सोच बनानी होगी उस चीज़ के लिए। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों था। आर्की ब्लेयर जो थे, ब्रिटिशर्स एक पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले 1789 में वहाँ पे सर्वे किया था, तो इसीलिए उसका नाम पोर्ट ब्लेयर था। बट वहाँ पे जब डिजीज फैलने लगी और थोड़े टाइम के लिए उसको पोर्ट कॉर्नवालिस भी रखा गया था, लेकिन जैसे ही वो गए 1796 में वापस इसका नाम पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई हिस्ट्री कि इसको पुराना नाम कैसे पड़ा। ठीक है, अब जो नया नाम है, आप देखिए पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्यूलर जेल थी, ठीक है, वो थी। अब इसकी हिस्ट्री आपको मैं बताऊं, बाद में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर 1943 में और 1944 में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, आपको पता है जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने इसको अक्टूबर 1945 में ही फ्री करवा लिया था। तो
आप ये समझिए कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, ये उससे पहले ही इसको इंडिपेंडेंट में कितना इम्पोर्टेंट, मतलब सोचो इसका सिग्निफिकेंस है, और हमको आज तक पता ही नहीं है कि जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी वो यहीं से हुई थी। सबसे पहले आपको पता है फ्लैग यहाँ पे फहराया गया था, हमारा तिरंगा, ठीक है, और डिक्लेयर किया गया था कि आज से हम मतलब फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। फ्री इंडिया का जो सबसे पहला हेडक्वार्टर बना था आज़ाद हिंद फौज का, वो यहाँ पर बना था। तो ये इसका हिस्ट्री है, डेवलपमेंट है, ठीक है। जो लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी वो यहीं पर दी जाती थी। सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता था जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट के जो भी लड़ाई लड़ते थे, और हम उनकी लीगेसी को अभी तक चलाए जा रहे थे। अब आप ये देखिए 18th सेंचुरी में फिर जो लेफ्टिनेंट थे आर्कीब्लेड, इनके नाम पे इसका नाम पड़ा था, ठीक है। अब न्यू नेम पे क्या कंट्रोवर्सी है, ये न्यू नेम कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चीज़ें पड़ी। एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम चोला हिस्ट्री पढ़ते हैं ना चोलास की, तब हम देखते हैं कि चोलास का ये नेवल बेस था। नेवल बेस क्या होता है, यहाँ पे इनकी आप देखिए जो एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारे किंग्स थे, उनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया की। तो उसके बेस पे उन्होंने पूरा ये जो म्यांमार का इलाका है, सुमात्रा द्वीप है, और ये सारे पे विक्ट्री हासिल की थी। तो उनका जो बेस था वो अंडमान निकोबार था, और वो इसको बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से वो पूरा मैरीटाइम एरिया इंडिया का कहलाता है। तो उसके कारण भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या था, पुराना जो इसका नाम था, इसको माँ नक्करम लैंड कहा जाता था। माँ नक्करम का मतलब होता है ग्रेट ओपन लैंड, ठीक है, उस नाम से इसका सिग्निफिकेंट था। पर बाद में इसको जीत लिया गया, और इसी के थ्रू श्री विजय एम्पायर ने अपना जो बोलते हैं एक, ये लगा लीजिए कि एक मूवमेंट शुरू किया था, और जो उस तरफ का एरिया था वो कवर करने लगे थे। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वो वहाँ से जीतते चले गए थे। तो यहाँ से 11th सेंचुरी में राजेंद्र चोला ने इसको स्टार्ट किया था। इन्होंने अपना की नेवल बेस बनाया था, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एंशियंट हिस्ट्री। अब देखिए श्री विजय जो अक्कड़ किया था इन्होंने, चोलाज ने, वो यहीं से किया था, यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और ये इनका नेवल बेस था। इसीलिए इसका नाम अब हमने श्री विजयपुरम रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि इसका कनेक्शन हिस्ट्री से हमने एस्टेब्लिश किया है, जो हमारे चोलास किंग थे उनसे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमने हिस्ट्री कर लिया, नाम कैसे मिला, पुराने टाइम में वो फेमस क्यों था, सेल्युलर जेल, काला पानी की जेल वहाँ पे रेलेवेंट हो जाती है। आप ये याद कर लीजिए, अक्टूबर 1945 में पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको आज़ाद करवा लिया था। आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर वहीं पे था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अब जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि ये इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे का, हाँ, चोला एम्पायर, श्री विजय मूवमेंट, और उसके बाद उनकी विक्ट्रीज, उनका नेवल बेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंशियंट के हिसाब से। और ये इसका पुराना नाम याद कर लीजिए कि इसको कहा क्या जाता था, ठीक है। तो माँ नक्करम, माँ नकावरम, मतलब साउथ नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गड़बड़ हो, बट ये वाला नाम भी इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके पोर्ट ब्लेयर के पुराने अभी तक कितने नाम याद हमने देख लिए हैं। पहले इसको कहा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, पोर्ट कॉर्नवालिस, ठीक है, विलियम कॉर्नवालिस के नाम पे, ठीक है। बट बाद में चेंज कर दिया गया 1976 में। उससे पहले इसका नाम था, जो जब इनका नेवल बेस था, माँ नक्कावरम, ठीक है। अब रिसेंटली क्या नाम है इसका, हाँ, एक बोस, चंद्र बोस के नाम पे यहाँ पे आप याद कीजिए एयरपोर्ट भी चेंज किया गया, उसका नाम भी न्यू नेम चेंज किया गया। उसकी हिस्ट्री ये है यहाँ की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जापानीज़ ने इसको एक्वायर कर लिया था, वहाँ से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको वो करवा लिया था, इंडिपेंडेंट करवा लिया था। अब आ जाते हैं हम रीसेंट। अब लॉ स्टूडेंट के हिसाब से हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये नया डेवलपमेंट। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि कोई भी नया स्टेट बनाना है
उसके एरिया में अल्टर करना है, उसकी बाउंड्री में अल्टर करना है, या उसके नेम में अल्टर करना है, तो वो कहाँ से होगा? पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, किसका? स्टेट का। अब आप ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, या किसी गांव का नाम चेंज करना है, किसी विलेज का नाम चेंज करना है, वो कहाँ होता है? ठीक है, वो कौन करता है और कैसे होता है, उसका मुझे लीगल प्रोविजन बताइएगा, अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, अब ये देखिए, स्टेट का नया क्या चेंज कर सकते हैं हम? स्टेट का एरिया, बाउंड्री और नाम, एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। ठीक है, जो अभी हमारे पास हैं उनका। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, चलिए ये मैं बाद में पूछूंगी, तो कर कौन सकता है? सबसे पहले पास ये बात है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट नाम चेंज कर सकती है। कहाँ से पावर बोरो की उन्होंने? उन्होंने पावर बोरो की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ से। ये क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं दो टेरिटरी को, दोनों टेरिटरीज को मिला के एक नया स्टेट बना सकते हैं, या एक स्टेट में से काट सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्टेट के हिस्से को, डिमिनिश कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, या फिर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो देख ली कि ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगा क्या हुआ है? सब जगह स्टेट स्टेट स्टेट। पर अंडमान निकोबार क्या था? अंडमान निकोबार हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसमें चेंज कैसे हुआ आर्टिकल 3 में? तो उसके बारे में आप देखिए, 1966 में 18th अमेंडमेंट से इस चीज़ को ऐड किया गया, और क्या कहा गया? स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। तो मतलब ए टू ई, जो भी ये ए टू ई प्रोविजंस है ना, इनके ऊपर, इनमें स्टेट में यूनियन टेरिटरी ऑटोमेटिकली समझा जाए, समझे? तो पार्लियामेंट ही करेगा, क्योंकि आप देखिए यूनियन टेरिटरी पे जो समझिए पावर एक्सरसाइज करने का काम होता है, वो कौन करता है? सेंटर ही करती है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट अपॉइंट किए जाते हैं और वो एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार को भी अब कौन चेंज करेगा? उसका नाम भी पार्लियामेंट करेगी। पावर कहाँ से आई? तो अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट हो गया। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पावर कहाँ से आई? कहाँ से आई? 18th अमेंडमेंट से 1966 में क्या किया गया? स्टेट में इंक्लूड किया गया यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से करिए। जीके में भी पूछा जा सकता है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हमने याद किए हैं। सबसे पहले, पोर्ट ब्लेयर है क्या? अंडमान निकोबार की कैपिटल। अंडमान निकोबार क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फिर दूसरी चीज, नया नाम क्या हो गया है? नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। पुराने नाम आप तीनों याद कर लीजिएगा, चोलास के टाइम पे उसको क्या कहा जाता था। फिर पोर्ट कॉर्नवालिस, फिर पोर्ट ब्लेयर किसके नाम से पड़ा था वो याद कर लीजिएगा। फिर आप याद कीजिए कि इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जैसे आपसे पूछ सकता है कि काला पानी की सजा वगैरह कहाँ दी जाती थी, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर चोला के साथ क्या रिलेशन है? ये चोलास का नेवल बेस था, इम्पॉर्टेंट नेवल बेस था। और इंडिया भी अब ट्राई कर रहा है कि अंडमान निकोबार को स्ट्रेटेजिकली बढ़िया नेवल बेस बनाया जाए। वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए। कब हुआ? डेट याद कर लीजिए, 13 सितंबर को। ठीक है, साथ में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हो जाते हैं? आर्टिकल 3 इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट आया था 18th अमेंडमेंट, वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इन पे करते चलिए। ये देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, लॉ का जब पेपर आता है ना, जैसे यूपी आएगा, बिहार आएगा, अब देखिए लॉ सारे करते हैं, सबका तैयार होगा, वो प्रिपेयर होगा। ये दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बोलती हूँ 15 या 20 मिनट देना होता है। एक एक करंट अफेयर अगर आप कंसाइज वे में करते चले जाएंगे ना, तो आपको यह नहीं पता चलेगा, जब एग्ज़ाम आएगा ना आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। आपका लीगल जीके तैयार है, हल्का फुल्का जो जितना करंट है, साथ में लॉ तैयार है। जब भी एग्ज़ाम होएगा बहुत इजीली टैकल हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए अभी से बेस बनाइए। करंट को डेली करंट के हिसाब से कर लीजिए। आप उसको ना डालिए मत कि एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, नहीं।
अभी तो दिन का सिर्फ 15 मिनट लगना है, डबल की स्पीड पे करके देख लीजिए, बहुत जल्दी चीज़ें निकल जाएंगी। आपका एक बेस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब रह जाता है, जब एग्जाम में हमें दिखेगा ना ऑप्शंस में, चार में, हम इजीली पिक कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि आप प्रिपेयर करते रहिए अपना करंट। तो थैंक यू सो मच। और आप बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या करना है, ठीक है। आप अपने कमेंट्स कीजिए, मुझे बताया कीजिए, मुझे यही नहीं समझ में आता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच।